नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पॉकेट ट्रैवलर में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे बजट में की गई ट्रिप्स। तो दोस्तों, ऐसे ही आज एक ट्रिप की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक लौते हिल स्टेशन की, जिसका नाम है पचमढ़ी। ये नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, क्योंकि यह जगह अपने में बहुत महत्व रखने वाली जगह है। पचमढ़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है, जो अंग्रेजों के जमाने से एक छावनी रही है। यहाँ पर आप नेचुरल ब्यूटी तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ इसका एक ऐतिहासिक अपना महत्व भी है और भारत के पौराणिक किस्से भी पचमढ़ी से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे कि इसका नाम ले लीजिए। इसका नाम पचमढ़ी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पच मतलब 5 और मढ़ी मतलब गुफाएं। माना जाता है जब पांडवों को अज्ञातवास मिला तो उन्होंने अपना काफी समय यहाँ पर व्यतीत करा और यहाँ पर अपनी गुफाएं बनाई थी, तो इस वजह से इस जगह को पचमढ़ी भी कहा जाता है। और काफी सारे किस्से भगवान शिव और विष्णु से भी जुड़े हैं, जो आपको इस वीडियो में हम जरूर बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ये जानने के लिए। और पचमढ़ी इसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर इसकी नेचुरल ब्यूटी को नेचुरल रखने के लिए। आपको अगर मैं थोड़ा ज्योग्राफिकल ओवरव्यू दूं तो पचमढ़ी सतपुड़ा रेंज में आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भाग होने के कारण यहाँ आसपास बहुत घने जंगल हैं और जंगलों में काफी ज्यादा मात्रा में जंगली जानवर भी हैं, जैसे शेर, तेंदुआ, सांबर, चीतल, भालू, भैंसा आदि इत्यादि। जब आप वहाँ घूमेंगे तो आपको एक आध बार वहाँ पर इनसे सामना हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पचमढ़ी कैसे पहुंचा जाए, पचमढ़ी पहुंचकर कहां रुका जाए, पचमढ़ी पहुंचकर आप कैसे कम से कम खर्चे में पचमढ़ी घूम सकते हैं, कैसे कहां पर आपको सस्ता खाना मिल सकता है और क्या क्या मस्ट विजिटेड प्लेस है पचमढ़ी में जो आपको कवर करनी ही है। एक मैप ओवरव्यू के साथ हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब हम भी गए थे तो हमें भी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी पचमढ़ी के बारे में, तो हमने सोचा एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाई जाए पचमढ़ी के ऊपर। दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं ये वीडियो ये जानकर कि पचमढ़ी पहुँचा कैसे जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि पचमढ़ी पहुँचा कैसे जाए। पचमढ़ी पहुंचने के कई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। अगर आप चाहें तो ट्रेन भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रेन सिर्फ जाएगी पिपरिया रेलवे स्टेशन तक, जो आपको इंडिया के मेजर रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी पिपरिया तक की मिल जाएगी। पिपरिया से पचमढ़ी 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पिपरिया से आप प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बाहर निकलिएगा और वहां से आप कैब कर सकते हैं और शेयर्ड कैब कर सकते हैं और शेयर्ड ऑटो वगैरह भी चलते हैं। तो अगर आप पर्सनल या प्राइवेट कैब करेंगे तो आपको वो 1000 से 1200 तक की पड़ सकती है, और अगर आप शेयर में कैब करेंगे तो वो आपको 100 रुपये से 150 रुपये तक की भी पड़ सकती है, और अगर आप शेयर ऑटो करना चाहते हैं तो वो आपको 70 से 100 रुपये में पड़ जाएंगे। एक और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है पिपरिया से पचमढ़ी जाने का, वो है बस। आप वहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जब बाहर आएंगे तो वहाँ पर टी स्टॉल के पास आप पता कर सकते हैं कि बस कहाँ से मिलेगी, तो वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे। वहाँ से बसेस आपको पचमढ़ी के लिए मिल जाएंगी और उसका फेयर होगा 60 रुपीज़। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पड़ेगा भोपाल का, और भोपाल से अगेन पचमढ़ी के लिए आपको बस लेनी पड़ेगी, जो ट्रैवल 5 से 6 घंटे तक का हो सकता है, क्योंकि भोपाल से पचमढ़ी करीबन 200 किलोमीटर दूर है। अगर आपको किसी जेन्युइन कैब वाले का नंबर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनका नाम संजय है, आप उनसे एक बार बात कर सकते हैं और अपने प्राइस अगर आपको ठीक लगे तो उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं पिपरिया से पचमढ़ी तक। तो हम पचमढ़ी सुबह जल्दी ही पहुंच गए थे। वहां से जल्दी से फ्रेशन अप होकर हम सुबह निकल लिए पांडवास केव देखने। तो पचमढ़ी घूमने के यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहला, आप प्राइवेट जिप्सी कर सकते हैं और दूसरा स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं स्कूटी का आपको बताऊं, टू बी फ्रैंक, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर आते रहते हैं रोड पर, और दूसरी चीज़, हर जगह पर स्कूटी अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ पार्किंग तक जाने दिया जाएगा और अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। हाँ, आपको कन्वीनियंट पड़ेगी और थोड़ा शायद मेरे को लगता है एक्सपेंस भी थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आपको काफ़ी चलना पड़ेगा।
आपको वो कंफर्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपको ड्राइविंग करना पड़ेगा वही घुमावदार मोड़ वगैरह पर। और दूसरी चीज़, हमेशा जानवरों का डर लगा रहेगा। जब आप जिप्सी करते हैं तो आपके साथ एक गाइड ज़रूर जाता है और जिप्सी को जानवर वहाँ पर काफ़ी सेफ समझते हैं, और आपके साथ अगर गाइड रहेगा तो आप भी सेफ समझेंगे अपने आप को। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो स्कूटी कीजिएगा, थोड़ा एडवेंचरस हैं तो भी स्कूटी लीजिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबिलिटी और थोड़ा रिलैक्स में चिल करना चाहते हैं बिना हेक्टिक ट्रिप और बिना किसी टेंशन के, तो आप जिप्सी लीजिएगा। और जिप्सी और स्कूटी के रेट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा जब हम बजट डिस्कस करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जब आप पचमढ़ी जाओ तो आपको ये हमेशा पता रहने चाहिए, क्योंकि एज़ यूजुअल जब हम कहीं जाते हैं तो हम स्कूटी ले लेते हैं लेकिन हमें पचमढ़ी के इनसाइट्स नहीं पता है। तो हमने प्राइवेट जिप्सी करी थी। जिप्सी कर हम गए पांडवास केव। पांडवास केव एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है पचमढ़ी का, जिसके कारण उसका नाम भी पड़ा है। महाभारत काल की माने जाने वाली 5 गुफाएं पांडवास गुफाएं हैं, जिनमें द्रौपदी कोठरी और भीम कोठरी बहुत प्रमुख है। पुरातत्वविद मानते हैं कि ये गुफाएं गुप्त काल की हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था अपने रहने के लिए। पांडवा केव में नीचे आपको गार्डन मिलेगा और ऊपर की ओर थोड़ा सा ट्रैक करके आपको लगभग पूरे पचमढ़ी का व्यू दिखेगा। और अगर मौसम अच्छा हुआ तो व्यू आपके साथ हमेशा रह जाएगा और आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देगा। जो ऊपर वहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं वो अतुलनीय है। पचमढ़ी के बारे में मैं 2-3 चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर कर दूं। आपको काफ़ी चलना पड़ेगा, कई जगह पर अच्छे खासे ट्रैक हैं, तो आपको काफ़ी चलना पड़ सकता है, तो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहें। तो पांडवास केव से आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर आप बाइक राइड वगैरह भी कर सकते हैं। बाइक राइड का प्राइस है 80 रुपीज़ और क्वाड बाइक का राइड है 100 रुपीज़, और अगर आप हॉर्स राइड भी करना चाहते हैं तो उसका प्राइस है 50 रुपीज़। तो पांडवास केव के बाद हम गए बाइसन लॉज में। बाइसन लॉज एक ऐसी जगह है जहां पर जो भी कोई पचमढ़ी आएगा उसे वहां जाना ही पड़ेगा। एक तो वहां पर आप म्यूजियम का भी दृश्य अनुभव कर सकते हैं। जो भी पचमढ़ी में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और जो भी उसकी हिस्ट्री है, जितना वाइल्ड लाइफ है वहाँ पर, वो सारा का सारा उस म्यूजियम में शो किया गया है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको मिलते हैं फॉरेस्ट टिकट और जिप्सी के टिकट विद गाइड। आप किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ रिजर्व में गए होंगे तो वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक पर्ची कटती है। तो ये वो जगह थी जहाँ पचमढ़ी में वो टिकट की पर्ची कटती है। तो अगर आपने स्कूटी ली है, इसका प्राइस होगा 200 रुपीज़। और अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आए हैं, इसमें मैक्सिमम 6 लोगों को आप ले जा सकते हैं, उसका प्राइस होगा 600 रुपीज़। और अगर आप जिप्सी करना चाहते हैं तो पहले जिप्सी का प्राइस होगा 2100, चाहे आप 4 जने हो, चाहे 2 जने हो, चाहे आप सिंगल हो, क्योंकि वो 6 जनों की जिप्सी होती है जिसका प्राइस 2100 रुपीज़ होता है। तो अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो वहाँ पर किसी से बात कर लें, जो टिकट ले रहे हैं आप उनके साथ एडजस्ट हो जा सकते हैं, आपको कम खर्चा पड़ेगा। और अगर आप 4 या 5 लोग जा रहे हैं तो भी आपको उतना ही प्राइस पड़ेगा जो वो जिप्सी का चार्ज होता है। और अगर आप 2 जने भी जा रहे हैं तो 2 जने और वहाँ पर ढूंढ लीजिएगा, जो आप उनसे बात करके 2100 रुपीज़ की जिप्सी कर सकते हैं, अगर आपको मिनिमम बजट में ट्रिप करनी है तो। और फॉरेस्ट एंट्री और प्लस उसके साथ गाइड होता है जिसका प्राइस होता है 1120 रुपीज़। तो 3200 रुपये के आसपास आपको ये जिप्सी प्लस गाइड आपको मिल जाएंगे और फॉरेस्ट एंट्री हर जगह पर आपकी हो जाएगी और आप एंड पॉइंट तक भी जा पाएंगे। स्कूटी में आप एंड पॉइंट तक नहीं जा पाएंगे। मैं फिर से याद दिला दूं तो हम बाइसन लॉन्च से हम निकल गए पचमढ़ी की नेचुरल ब्यूटी देखने। सबसे पहले हम गए अप्सरा विहार, जो कि बाइसन लॉज से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अप्सरा विहार में बहुत बेहतरीन व्यूज़, पूरा माउंटेन्स, सतपुड़ा रेंज दिखती है। अप्सरा विहार में एक सिल्वर फॉल भी है जिसे रजत प्रपात भी कहते हैं। उस रजत प्रपात तक जाने के लिए पहले आपको काफ़ी ट्रैक करना पड़ता है, पहले ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर नीचे उतरना पड़ता है। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो ये ट्रैक आपका बिल्कुल वर्थ लगता है, क्योंकि कहा जाता है ये वाटरफॉल बहुत ज़्यादा चमकता है, एकदम सिल्वर के जैसे, इसलिए इसे सिल्वर फॉल या रजत प्रपात भी कहते हैं। यह वही वाटरफॉल है जहाँ पर अशोका मूवी की शूटिंग हुई थी, जहाँ करीना कपूर ने एक सॉन्ग पर परफॉर्म किया था। आप यहाँ पर अच्छे खासे फोटोज क्लिक कर सकते हैं और पानी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साफ है और इस प्रपात की खूबसूरती देखते ही बनती है। आपको पचमढ़ी में काफ़ी ट्रैक करने को मिलेगा, तो आप अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखें।
और अगर आपके पास स्कूटी है तो आपको बता दें कि यहाँ पूरे पचमढ़ी में एक पेट्रोल पंप है, तो आराम से आप अपना पेट्रोल फुल करवाएं या फिर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद हम गए पचमढ़ी के एक और मस्ट विजिट प्लेस में, और वो था बी वाटरफॉल। बी वाटरफॉल बाइसन लॉज से 3.2 किलोमीटर दूर और अप्सरा फॉल या रजत फॉल से 4.7 किलोमीटर दूर था। यहाँ पर भी आधी दूर तक ही स्कूटी जा रही थी और जिप्सी थोड़ी अंदर तक और जा रही थी। यहाँ पर जिप्सी पार्किंग के बाद आपको काफ़ी ट्रैक करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए। और जब आप बी वाटरफॉल जा रहे होंगे तो आपको रास्ते में मिलेगा ये एक समतल धरातल पर काफ़ी साफ पानी, तो आप यहाँ पर भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप बी वाटरफॉल पहुँचेंगे तो उसकी खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। यह जमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह पिकनिक मनाने के लिए एक आइडियल जगह है। कल कल बहता झरना आपको आपके सारी टेंशनों से मुक्त करा देगा। वहाँ पर गिरते पानी में आप अगर चाहे तो नहा भी सकते हैं, काफ़ी साफ पानी होता है वहाँ का। इस झरने का पानी पहाड़ी से 35 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। काफी ज्यादा वाटरफॉल है पचमढ़ी में, लेकिन उन वाटरफॉल में बी वाटरफॉल का प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण इसका इतना ऊंचा होना ही है। और इस फॉल की एक और खासियत है, इतने डीप में होने के बाद जब सनरेज पेड़ों के थ्रू आपके चेहरे पर गिरती है तो वो एक असीम आनंद की प्राप्ति देती है। तो यहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद हम गए रीचगढ़। रीचगढ़ भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी ठीक ठाक ट्रैक है, तो अपनी एनर्जी आप बचाई रखिएगा पूरे पचमढ़ी के टूर में, क्योंकि आपको अच्छा खासा ट्रैक करना पड़ सकता है क्योंकि आप हैं हिल स्टेशन पर। रीचगढ़ पहुंचकर हमने देखा ये यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। माना जाता है यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पहले रीछ रहा करते थे, इसलिए इसको यहाँ पर रीचगढ़ कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि एक रिज मतलब होता है दो चीज़ों के बीच का कनेक्शन या दो चीज़ों के बीच का एक स्ट्रेट या एक गलियारा। तो आप देखेंगे कि यहाँ काफ़ी दो बड़े बड़े पत्थर हैं, उसके बीच में एक छोटा सा गलियारा भी है। उसकी वजह से भी इसको रिज पहले कहा जाता था ब्रिटिश ज़माने के टाइम पर, तो उस वजह से भी रिज कहते कहते रीचगढ़ हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज चलन में है इसके नाम को लेकर। रीचगढ़ बी फॉल से 4.8 किलोमीटर की दूरी पर है। रीचगढ़ के बाद हम गए डचेस फॉल, जो रीचगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। और डचेस फॉल का बता दूं कि माना जाता है कि यहाँ पर 3 नदियाँ आकर के मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर 3 झरने गिरते हैं। डचेस फॉल भी पचमढ़ी का एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल है और यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल आसान नहीं है। यहाँ पर कम से कम आपको 3 से 4 किलोमीटर तक का ट्रैक करना पड़ता है और उसके बाद ही आपको ये खूबसूरत झरना देखने को मिलता है। अगर आप बारिश में डचेस फॉल जाते हैं तो आपको बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत फिसलन होती है और जानवरों का भी खतरा सबसे ज़्यादा होता है। वाटरफॉल वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 3-4 किलोमीटर ट्रैक कर सकते हैं तो यहाँ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन वाटरफॉल है। इसके बराबर में राम्य कुंड भी है, अगर आप चाहें तो वो भी ज़रूर देख सकते हैं। लोग मोस्टली राम्य कुंड देखकर निकल जाते हैं, लेकिन डचेस वाटरफॉल तक आगे नहीं जाते हैं। डचेस वाटरफॉल के बाद हम गए धूपगढ़, जो है डचेस वाटरफॉल से 3.3 किलोमीटर की दूरी पर। धूपगढ़ भी पचमढ़ी का मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ से आपको पूरी वैली देखने को मिलती है, पूरी सतपुड़ा रेंज दिखती है, क्योंकि धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज का हाईएस्ट पीक है। और अगर आप किसी हिल स्टेशन जाते हैं और अगर आप उसके हाईएस्ट पीक पर नहीं जाएं तो उस हिल स्टेशन जाने का फ़ायदा ही क्या। यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा या तो आप सनराइज़ के टाइम पर जाएं या सनसेट के टाइम पर जाएं। सनराइज़ के टाइम पर जाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन सनसेट का टाइम बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यहाँ बैठने की भी जगह है, आराम से यहाँ बैठिए और थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आपको असीम आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। आप चाहे तो धूपगढ़ में एक म्यूजियम है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा सनसेट देखने और टाइम स्पेंड करने के बाद हम चले गए अपने होटल पर। होटल मैं आपको रिकमेंड करूँगा पचमढ़ी बस स्टॉप के आसपास ही लें, क्योंकि वहाँ पर आपको खाने पीने की काफ़ी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको वहाँ पीछे एक चौपाटी टाइप मिलेगा जहाँ पर आप सस्ते में खाना खा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा महंगा खाना खाना है तो बस स्टैंड के सामने आपको अच्छे खासे होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो ये था हमारा डे 1। अब स्टार्ट होता है डे 2। डे 2 हमने शुरू करा महादेव के दर्शन करके। पचमढ़ी में एक बहुत ही ज़्यादा मान्यता वाला मंदिर है जिसे जटाशंकर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह पचमढ़ी बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप एंट्री करते ही देखेंगे बड़े बड़े पहाड़
और रास्ते में आपको एक हनुमान जी का मंदिर भी दिखेगा, तो आप चाहे तो वहाँ पर भी पहले दर्शन कर सकते हैं। आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि जटाशंकर महादेव की प्राकृतिक निर्मित शिवलिंग गुफा के अंदर है। यहाँ पर भी लगभग आपको आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा। इस गुफा में आप थोड़ा सर बचाकर चलिएगा, क्योंकि काफी छोटी गुफा है। गुफा में हल्का हल्का पानी भी है, तो काफी ठंडा रहता है और आपको बहुत आनंद देगा। सुबह सुबह महादेव के दर्शन करना एक असीम शांति का अनुभव देगा। यह भी वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है पचमढ़ी का। कहा जाता है जब भस्मासुर से शिव शंकर युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने अपने आप को यहाँ पर ही छुपाया था। और ये भी मान्यता है कि यहाँ के जो पत्थर हैं, ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं, ये शिव की गुथी हुई जटाओं के जैसे ही हैं, इसीलिए इसे जटाशंकर मंदिर भी कहा जाता है। इसके बाद हम गए जटाशंकर मंदिर से हांडी खो के लिए। हांडी खो जो जटाशंकर मंदिर से 5.8 किलोमीटर की दूरी पर है। हांडी खो से देखने पर यहाँ पर सबसे डीप वैली नजर आती है। बहता हुआ पानी कलकल करता हुआ, लेकिन नीचे कुछ नहीं दिखाई देता। इसे पचमढ़ी का सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। खो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है खाई, और कहते हैं ये एक हांडी की शेप में बना हुआ है, इसलिए इसे हांडी खो कहते हैं। इसके बाद हम हांडी खो से गए प्रियदर्शनी पॉइंट पर, जो हांडी खो से 2.2 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रियदर्शनी पॉइंट को इको पॉइंट भी कहते हैं यहाँ जो आवाज कहते हैं वो इको होकर आपको सुनाई देती है। मैंने ट्राई किया था तो कुछ टाइम बाद आवाज रिफ्लेक्ट जरूर हुई थी, कुछ इको आवाज जरूर आई थी। प्रियदर्शनी पॉइंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप जब खड़े होते हैं तो सामने आपको 3 बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, जिसमें से एक है चौरागढ़ महादेव का पहाड़, दूसरा गुप्त महादेव का पीक, और तीसरा सतपुड़ा रेंज का हाईएस्ट पीक धूपगढ़। तो यहाँ पर खड़े होकर जो आपको व्यू दिखेगा वो शायद ही आपको कहीं पचमढ़ी में देखकर मिले, क्योंकि एक साइड महादेव और दूसरी साइड पचमढ़ी का हाईएस्ट पीक। तो ये भी एक मस्ट विजिट प्लेस है पचमढ़ी का। और इसके बाद हम गए गुप्त महादेव की गुफाओं के पास। भगवान शिव का एक मंदिर है जिसे गुप्त महादेव के नाम से जाना जाता है। ये एक प्राचीनतम गुफाओं में से है पचमढ़ी की, जो पचमढ़ी का एक मस्ट विजिट प्लेस भी है। गुप्त महादेव 40 फीट लंबी गुफा में एक शिवलिंग और भगवान गणेश की मूर्ति को संहित करता है, जिसके एंट्रेंस पर हनुमान जी खड़े हैं। इस गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही ज्यादा पतला है, बहुत ज्यादा नैरो है। इस गुफा में सिर्फ 7 और 8 जने ही एक साथ दर्शन कर सकते हैं। जब वो लोग वापस आएंगे तो अगले 7 और 8 जने जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर एक सामने से गया और एक अपोजिट साइड से आया तो वो भी क्रॉस नहीं कर सकते। ये इतना पतला रास्ता है, इतना नैरो केव का रास्ता है यहाँ पर। तो पचमढ़ी में ये खूबसूरती देखने भी आप जरूर जाइएगा। और इसी गुप्त महादेव के 200-300 मीटर रेडियस में एक और महादेव का मंदिर है, जिसे बड़ा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह भगवान महादेव शिव का मंदिर है। यह 60 मीटर लंबी गुफा है। इन गुफाओं में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और गणेश के मंदिर हैं। स्थानीय विश्वास के अनुसार बड़ा महादेव गुफा वो स्थान है जहां भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की अप्सरा का रूप लेकर भस्मासुर राक्षस का वध किया था। इस गुफा में लगातार पानी टपकता है और कुंड में एकत्रित होता रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह स्थान पूजा करने और प्रकृति की खोज करने के लिए एक सुंदर स्थान है। यहाँ पर काफी ज्यादा आपको त्रिशूल गड़े हुए दिखेंगे। माना जाता है यह बड़े वाला त्रिशूल सबसे पहले शिव शंकर ने ही गाड़ा था, जब विष्णु जी ने भस्मासुर का वध किया था। उसके बाद लोग यहाँ मान्यता लेकर आते हैं और त्रिशूल मान्यता रूप में रख कर जाते हैं। और हाँ, मैं आपको आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि बड़े महादेव मंदिर और गुप्त महादेव पर बंदरों से बहुत बच कर रहिएगा। अगर आपने स्कूटी ली है तो स्कूटी की सीट को कवर करके रखिएगा, क्योंकि वो स्कूटी की सीट को नोच लेते हैं। तो बंदरों से वहाँ पर काफ़ी सावधान रहिएगा। तो यहाँ पर महादेव के दर्शन के बाद हम गए एक पचमढ़ी के एक और प्रतिष्ठित मंदिर में, जिसका नाम है चौरागढ़ महादेव मंदिर, जो बड़े महादेव से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चौरागढ़ महादेव सतपुड़ा की काफी ऊंचाई पर स्थित है। चौरागढ़ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर शिव को समर्पित है। यह पचमढ़ी की एक बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पूरी की पूरी जंगलों से घिरी हुई है। इस मंदिर तक जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पैदल चलना होगा और इतने ज्यादा साधन भी नहीं है। पूरा रास्ते पत्थरों से घिरा हुआ है और आपको वहाँ पैदल ही चलना होगा। यहाँ पर नागपंचमी और महाशिवरात्रि के समय मेले का आयोजन किया जाता है। यह पूरा रास्ता पहाड़ी है, लेकिन अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हैं
तो आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। चौरागढ़ मंदिर के रास्ते में एक गुफा देखने को मिलेगी, जो कहा जाता है कि सीता जी ने अपने वनवास काल के दौरान इस गुफा में वास किया था। यह गुफा सीता जी के नाम पर रखी गई है। यहाँ पर आपको इस गुफा के पास ही मंदिर तक जाने के लिए 2 रास्ते मिलेंगे, एक पक्का और एक कच्चा, जो जंगलों से जाता है शॉर्टकट, लेकिन दोनों से वक्त समान ही लगता है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप पक्के रास्ते से ही जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से जा सकते हैं। यहाँ मंदिर पर पहुंचकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर शिव जी की जो प्रतिमा है वो बहुत आकर्षक है और आपको बहुत खूबसूरत लगेगी। लोग बहुत दूर से भगवान के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप त्रिशूल देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे त्रिशूल रखे गए हैं। आप भी अपना एक त्रिशूल लेकर वहाँ पर अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। यह मंदिर अपने में ही बहुत अनोखा है, जिसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह मंदिर काफी ऊंचाई पर होने के कारण आपको आपके सामने ही बादल दिख जाएंगे, अगर आपका उस दिन मौसम ने साथ दिया। इस जगह पर आकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी और मन प्रसन्न होकर बोलेगा हर हर महादेव। चौरागढ़ महादेव के बाद हम गए सीधा पचमणी बस स्टैंड के पास। वहाँ से हम गए अंबा माई के दरबार में। आप चाहें तो इस मंदिर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये पचमणी बस स्टैंड से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पचमणी में अंबा माई के दर्शन के बाद अंबा माई के बिल्कुल पीछे एक बेगम पैलेस है, जो कि अभी जर्जर हालत में पड़ा है। अगर आप मॉन्यूमेंट वगैरह के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर जरूर जा सकते हैं और एक बार बेगम पैलेस का व्यू भी ले सकते हैं। अगर आप एडवेंचर के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं तो आप पचमणी में एडवेंचर भी कर सकते हैं, पचमणी एडवेंचर क्लब में जाकर। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी आदि इत्यादि करने को मिल जाएगी, जिसके अलग अलग प्राइस हैं। यह बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप बोटिंग वगैरह के शौकीन हैं तो पचमणी लेक भी एक जगह है, जहाँ पर जाकर आप बोटिंग कर सकते हैं। यह पचमणी बस स्टैंड से मात्र 600 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर बोटिंग वगैरह का एंजॉय कर सकते हैं या शाम के टाइम यहाँ जाकर आराम से बैठ सकते हैं। तो ये हमारा कवर हुआ सेकंड डे में। तो ये चीज़ें आप भी कवर करके पचमणी बस स्टैंड से पिपरिया रेलवे स्टेशन की बस पकड़ सकते हैं, जिसकी सर्विसेज हर 1 घंटे 1.5 घंटे में है, और वहाँ से आप अपने गंतव्य स्थान की ट्रेन पकड़कर या वहाँ से भोपाल जाकर अपने गंतव्य स्थान की फ्लाइट पकड़कर अपने गृह स्थान पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों ये था पचमणी का टूर, पचमणी के मस्ट विजिटेड प्लेस और आइटेनरी। अब हम बात करते हैं बजट की। पचमणी में सबसे पहला आपका है स्टे। होटल्स आपको 1000 to 1500 रुपीज़ पर नाइट आपको मिल जाएगा, और 1 नाइट के लिए होटल सफिशिएंट है। और आपको पचमणी में खाना, अगर चौपाटी पे अगर आप खाते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा अच्छा खाना खाना चाहते हैं, स्नैक्स वगैरह नहीं खाना चाहते, चाइनीज़ नहीं खाना चाहते, तो आपको होटल या रेस्टोरेंट में ट्राई करना है, तो आपको वो 500 to 600 पर डे पड़ेगा। तो मील्स का हम कैलकुलेट करते हैं 500 पर डे। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप स्कूटी रेंट पर लेते हैं तो 500 पर डे आपको वहाँ पर स्कूटी मिलेगी, और अगर आप सीजन वाइज भी जाते हैं तो वो 600 भी हो सकता है। और उसके बाद फॉरेस्ट एंट्री फ़ी आपकी लगेगी 500 अगर आप 2 जने जा रहे हैं। तो अगर आप प्राइवेट जिप्सी करते हैं तो वो आपको 1500 से 1800 के बीच में मिलेगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले दिन सारा का सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला सारा टूर कर लें, क्योंकि उस दिन अगर आप जिप्सी करते हैं तो वो आपको 2100 की पड़ेगी, और गाइड भी इंक्लूड करके फॉरेस्ट टिकट लेते हैं तो वो 1100 का पड़ेगा। तो उस दिन जितना हो सके उतना सारा फॉरेस्ट वाला निपटा लें, और दूसरे दिन आप चाहे तो स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं या फिर जिप्सी में 1400 to 1800 का चार्ज आपको लगेगा। तो ये ट्रिप आपको पड़ेगी, मान लो होटल है 1000 रुपीज़ का। फर्स्ट डे अगर आप जिप्सी से पूरा फॉरेस्ट ट्रैवल करते हैं तो 3200, और दूसरे दिन अगर आप जिप्सी से ट्रैवल करते हैं तो 1400, 5600, और अगर आप ये 2 जने जाते हैं तो ये 2 जनों में डिवाइड होकर 2800 हो जाएगा, और प्लस इसमें फूड इंक्लूड हो जाएगा आपका पर डे का 500, तो 2 दिन का 1000, 3800। तो अगर आप जिप्सी भी लेते हैं तो भी आपको 3800 में पड़ जाएगी अगर आप 2 जने जाते हैं। वहीं अगर आप 3 या 4 जने जाते हैं तो ये 5600 उतने ही जनों में डिवाइड हो जाएगा। इसमें ये फ़ायदा है कि आपको एक गाइड भी मिलेगा जो आपको जगहों के बारे में भी बताएगा।
तो अगर आप स्कूटी लेते हैं तो 1000 रुपीज़ होटल के, 1000 रुपीज़ 2 दिन के स्कूटी के, और 1000 रुपीज़ आपके फॉरेस्ट के 2 दिन के, और मान लो अगर आप 500 का पेट्रोल भी डलाते हैं तो ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 3500। और अगर आप 2 जने जाते हैं तो ये डिवाइड होकर हो जाता है 1700, और प्लस इसमें मील्स ऐड हो जाएंगे आपके 500 पर डे के हिसाब से 1000 तो 2700 की आपको ये ट्रिप पड़ेगी, जो कि थोड़ी कन्वीनियंट है। लेकिन अगर ये तभी आपके लिए कन्वीनियंट है जब आप 2 जने जा रहे हो और आप ज़्यादा चलने के इच्छुक हों और अपने ही रिस्क पर चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ काफ़ी जानवर आते रहते हैं और हर जगह भी स्कूटियाँ नहीं जाती हैं। अगर आप 4 जने आ रहे हैं तो यही ट्रिप आपको 2500 के आसपास जिप्सी में कंफर्टेबली पड़ जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपने आज जाना पचमणी के मस्ट विजिटेड प्लेस और क्या आइटेनरी होगी और क्या बजट होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो पचमणी आने का प्लान कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी पता लगे कौन से यहाँ पर मस्ट विजिटेड प्लेस। और सब्सक्राइब करें अपने चैनल पॉकेट ट्रैवलर को, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सबसे बजट में की गई ट्रिप्स और हिडन जेम्स एंड जानकारी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे साथ कमेंट में एक बार लिख दीजिए हर हर महादेव।